सवाल एक करना है ताकि हमें कल जो जो कुछ भी थ्योरी चली है उसका पता चले हो क्या रहा है। ऐसे ही है जी बच्चों। एक सवाल है, SCCL, a company listed on Karachi and Lahore Stock Exchange, is in the process of finalization of its account. Question number 1. For the year ended 31 December 2012, the following information is available. अच्छा जी, ये डिस्कस करने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं पुरानी कल वाली। क्या बच्चों कल वाली बातों में आपको याद है कि इक्विटी के कितने कंपोनेंट होते हैं? बच्चों सबसे पहले होता है शेयर कैपिटल, दूसरे नंबर पे होता है रिटेन्ड अर्निंग्स, तीसरे नंबर पे होता है शेयर प्रीमियम, नाम सुने सुने लगते हैं, चौथे नंबर पे होता है रीवैल्यूएशन, कहीं भूल तो नहीं गए इसको? हाँ जी, नाम तो याद होगा ना। शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, शेयर प्रीमियम, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, और उसके बाद कोई जनरल रिजर्व्स भी अगर होंगे तो वो लिख लेंगे। क्लियर है जी बच्चों? इन तमाम कंपोनेंट्स की जो नेचर होती है वो क्रेडिट होती है। क्या होती है? क्रेडिट। बच्चों अगर फर्ज करो फर्स्ट ईयर है कारोबार का पहला साल है, तो शेयर कैपिटल का कोई ब्रॉड ऑन बैलेंस नहीं होगा। पहली दफा शेयर इशू करने पे, पहली दफा शेयर इशू किए हमने, तो बच्चों कैश डेबिट होगा और शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। अभी फिलहाल लेजर समझा रहा हूं, ऐसे ही है बच्चों। अगर दोबारा हमने शेयर इशू किया है तो कोई मसला नहीं, वंस अगेन कैश डेबिट होगा और शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। और अगर कोई शेयर प्रीमियम आया तो ब्रॉड डाउन तो उसका कोई नहीं आएगा, लेकिन वहां पे भी फिर कैश की वैल्यू आ जाएगी। सोच लो, 10 रुपए की पार वैल्यू का शेयर अगर हमने 16 रुपए पे बेचा तो बच्चों 6 रुपए कहां पे आएंगे और 10 रुपए कहां पे आएंगे? ये बात समझ आ गई? और बोलो तो सही। अच्छा, अब बच्चों अगली बात ये है रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर मेरा पहला साल है तो ब्रॉड ऑन बैलेंस तो कोई नहीं होगा, ऐसी है। लेकिन क्या फर्ज करो कंपनी ने 1 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया है, तो रिटेन्ड अर्निंग के बैलेंस में जमा होगा कि नहीं होगा? और अगर कोई डिविडेंड दिया है, डिविडेंड दिया है 40,000, तो बच्चों वो माइनस होगा और कैरी डाउन मेरा 60,000 आ जाएगा पहले साल का। अगले साल मेरा ब्रॉड डाउन क्या होगा? 60,000। उसमें वंस अगेन मेरा नेट प्रॉफिट क्या होगा? जमा। मेरे डिविडेंड क्या होंगे? माइनस। कितने से? फर्ज करो जी 50,000 रुपया डिविडेंड मैंने इश्यू किया है। याद आ रहा कुछ कुछ? प्रॉफिट कमाया ना, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस किए, प्रॉफिट आया, तो वो कहां पे लिखेंगे? हुआ होगा। देखो ना, 20 लाख रुपया रेवेन्यू आया और 17,50,000 बल्कि 18,50,000 का क्या आया? खर्चे। तो क्या बच गया? प्रॉफिट। वो प्रॉफिट कहां जाएगा? रिटेन अर्निंग में। हाँ जी, चेयर एक दे दो पीछे, मैं तुम्हारा एक चेयर ले आया। ये चेयर ले लो। हाँ साहब, तेरी आंख दिन कह दी आंख ना कर दी।
अच्छा जी, क्या ये बात समझ आ गई? 1,50,000 जो है वो ऐड होगा और डिविडेंड माइनस होगा। हाँ जी, और पढ़ लो ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। अरशद को देखना है। अच्छा जी, अब 60,000 ओपनिंग बैलेंस है, उसमें 1.5 लाख ऐड होगा और 50,000। अब किसी जमाने में जब हम बहुत छोटे होते थे, क्या आपको याद है कि रीवैल्यूएशन सरप्लस ट्रांसफर होता था रिटेन्ड अर्निंग में? कुछ याद आ रहा है? तो रीवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग में जमा होगा कि माइनस होगा? फर्ज करो रीवैल्यूएशन सरप्लस आया 5,000, तो बच्चों रीवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन अर्निंग में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे कि डेबिट साइड पे? क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? ये जो हम डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं, ये जो हम डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं, अगर मैं इसको डेबिट क्रेडिट की बजाय प्लस माइनस की फॉर्म में लिखूं तो समझ आ जाएगी बच्चों? ये ब्रॉड डाउन है, ब्रॉड डाउन में नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर जमा होगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस जमा होगा, डिविडेंड माइनस होगा। क्या ये बात समझ आ गई? वो हौसला कर लो। अच्छा जी, अगला पॉइंट बच्चों, जब बोनस शेयर इशू करते हैं, बोनस शेयर इशू जब करते हैं, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है हमारे दिमाग में, कल कंफ्यूजन थी हमारे दिमाग में। अच्छा जी, बोनस शेयर इशू किए बच्चों, 10,000 बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज। बच्चों क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे? 1 लाख रुपया कैश डेबिट। चला दो। ये इसको ग्रिल को नीचे कर लो ना, इसकी ग्रिल नीचे कर लो, जरा ग्रिल नीचे कर दे। होगी। ठीक है। अच्छा जी बच्चों, ये मुझे बताओ जरा, क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा? कैश डेबिट होगा, डिविडेंड डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। सोचो, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। अब हमारे दिमाग में कल से कंफ्यूजन चल रही है, उसको क्लियर करो बच्चों। जब बोनस शेयर एज डिविडेंड इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल बढ़ता है कि कम होता है? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये पॉइंट है कि शेयर कैपिटल कम होता है। शेयर कैपिटल कम नहीं होता, याद रखना, शेयर कैपिटल बढ़ता है। कैसे? सुनो। जब हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल में इजाफा होता है कि कमी होती है? जब हम शेयर इशू करते हैं तो मार्केट में शेयर फैल जाते हैं। क्लियर? तो शेयर कैपिटल जितना इशू करेंगे उतना बढ़ेगा। जब बोनस शेयर भी हमने इशू किए तो वो इशू किए कि मार्केट से शेयर बाय किए? वो शेयर इशू किए हैं हमने। तो जब शेयर मजीद इशू करेंगे तो शेयर कैपिटल में इजाफा होगा कि कमी होगी? मार्केट में मजीद शेयर फैल जाएंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? तो बोनस शेयर इशू करने से कभी शेयर कैपिटल में कमी नहीं आती बल्कि इजाफा होता है। असल मसला यह है कि कमी कहां पे आएगी? कमी ये जो डेबिट साइड है इसमें आएगी, इसमें हमेशा इजाफा होगा। ये बात याद रखनी है। जो आपके दिमाग में आ रहा है ना कि सर देखिए हमने डिविडेंड पे किया है, कंपनी के खाते में तो कुछ कमी होनी चाहिए, आप कह रहे हैं इजाफा हो रहा है। बिल्कुल, आपके जो आप कमी सोच रहे हैं ना वो डेबिट साइड है एंट्री की, मैं क्रेडिट साइड की बात कर रहा हूँ। क्रेडिट साइड में इजाफा होगा। क्या बात समझ आ गई? अब जब मैंने डिविडेंड को डेबिट किया है, ये कहां से माइनस होगा? दो हमारे पास है। पहला है शेयर प्रीमियम। पहला पॉइंट क्या है? शेयर प्रीमियम। अगर मेरे पास शेयर प्रीमियम पड़ा हुआ है तो उसमें से क्या होगा?
माइनस। लेकिन अगर शेयर प्रीमियम मेरे पास नहीं है तो दूसरी बारी किसकी आएगी? रिटेन्ड अर्निंग्स की बारी आएगी। ये बात समझ आती? ये बात अच्छी तरह से याद रखनी है। 10,000 बोनस शेयर इश्यू किए 10 रुपए के हिसाब से, तो कमी आपने कभी भी शेयर कैपिटल में नहीं सोचना कि शेयर कैपिटल में कमी आएगी। शेयर कैपिटल मार्केट में इश्यू हुए पड़े थे, मजीद इश्यू किए हैं, मार्केट में मजीद शेयर बढ़ गए हैं, कम नहीं हुए। लेकिन जो कमी आएगी वो कहां पे आएगी? या तो शेयर प्रीमियम में आएगी। अगर शेयर प्रीमियम का बैलेंस सवाल में नहीं नजर आ रहा तो फिर वो कमी कहां से होगी? वो रिटेन अर्निंग के बैलेंस में कमी होगी। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? ये सारा कुछ जो डेबिट क्रेडिट मैंने किया है रिटेन अर्निंग के अकाउंट में, ये आपको समझ आ रहा है? तो बच्चों मुझे बताना, ब्रॉड डाउन बैलेंस में नेट प्रॉफिट जमा होगा कि माइनस होगा? और डिविडेंड माइनस, रीवैल्यूएशन सरप्लस जमा होगा। क्लियर हो गया? मतलब रिटेन अर्निंग का फॉर्मेट दिमाग में लेके आओ। रिटेन अर्निंग का जो बैलेंस होगा ओपनिंग, उसमें नेट प्रॉफिट क्या होगा? ऐड होगा। रीवैल्यूएशन सरप्लस ऐड होगा। डिविडेंड माइनस होगा। वो प्लस माइनस की फॉर्म में जो बात करेंगे, समझ आ जाएगी? ये बात अच्छी तरह से याद रखनी है, क्योंकि अब हमने करनी है बात प्लस माइनस की लैंग्वेज में। डेबिट क्रेडिट की लैंग्वेज में बात नहीं करनी, प्लस माइनस की लैंग्वेज में बात करनी है, जो कि हम रीवैल्यूएशन के नोट में भी बात किया करते थे। याद है? मैंने आपको कहा था पहले आप टी अकाउंट बना लो तो आपको प्लस माइनस समझ आ जाएगा। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया कि पहले टी अकाउंट आपको समझाया है, अब हमने करना है जी प्लस माइनस। अब सवाल देखिएगा, ये SCCL है। सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। कंपनी का नाम क्या है? SCCL। सबसे पहली लाइन में कंपनी का नाम आएगा। फिर उसके बाद बच्चों सवाल पढ़ो जरा गौर से, रिक्वायर क्या किया गया है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो अगली लाइन में क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। मिल गया पेज? ये रिक्वायरमेंट है। फॉर्मेट समझ आ रहा है? फॉर्मेट हमने सीखना है आज। अच्छा बच्चा, अगला पॉइंट ये है, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ मोर देन वन डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड ऑन द सेम डेट, देन फॉर बोथ डिविडेंड बेस शेयर कैपिटल इज सेम। अगर एक ही दिन में दो डिविडेंड हमने अनाउंस किए हैं, एक कैश का भी किया है, एक बोनस का भी किया है, तो दोनों के लिए शेयर कैपिटल की अमाउंट क्या होगी? सेम होगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले कैश डिविडेंड ऐड करेंगे फिर शेयर कैपिटल दूसरा कैलकुलेट होगा, ऐसा नहीं होगा। अब आगे सुनिएगा दूसरा नोट, इन द क्वेश्चन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, prepare on year comparative figures if there is information। 1 year comparative क्या करेंगे बच्चों? एक साल का कंपैरेटिव बनाएंगे। हमें उसने किस साल की इक्विटी मांगी है? 12 की। लेकिन जरा डाटा देखो, क्या डाटा 10 का भी और 11 का भी गिवन है? क्या डाटा यहाँ पे 10 का और 11 का गिवन है? तो इसका मतलब है एग्जामिनर हमसे क्या मांग रहा है कि पिछले साल का कंपैरेटिव भी बनाए। क्या ये बात समझ लगी है? आगे सुनो, अगर एग्जामिनर हमें खुद कहेगा कि कंपैरेटिव नहीं चाहिए तो फिर नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मींस कंपैरेटिव से हम स्टार्ट करेंगे। क्या 1 साल का तो आएगा ना? हाँ जी। अब अगला सवाल बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कितने अकाउंट बनेंगे? ये कैसे पता चलेगा? सवाल में देखेंगे आई कैप ने हमें कितने बैलेंस दिए हैं। आई कैप ने हमें कितने बैलेंस दिए हैं? 2। क्या ये बात समझ आ रही है? तो कितने कॉलम बनाएंगे? 2 बनाएंगे। लेकिन अगर हम पूरा सवाल पढ़ें तो क्या कहीं पे राइट शेयर नजर आ रहे हैं? राइट शेयर प्रीमियम पे नजर आ रहे हैं? कितने रुपए का शेयर बेच रहे हैं? 18 का। वैसे शेयर कितने का है? तो 8 रुपए का मुनाफा होगा। तो इसका मतलब है तीसरा कॉलम भी आएगा। पहला कॉलम किस चीज का होगा? शेयर कैपिटल का। दूसरा कॉलम किसका होगा? शेयर प्रीमियम का। तीसरा कॉलम किस चीज का होगा? रिटेन्ड अर्निंग का।
लेकिन रिटेन्ड अर्निंग के लिए आई कैप ने नाम इस्तेमाल किया है अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट। जरा गौर से देखो क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है, अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट का ही दूसरा नाम क्या है, रिटेन अर्निंग्स है। तो बच्चों हमने सवाल में कितने कॉलम बनाने हैं ये कहां से पता चलेगा? सवाल में देखेंगे आई कैप ने हमें इक्विटी के कितने कंपोनेंट दिए हैं, कितने कंपोनेंट दिए हैं, 2। तीसरा कहां से पता चला? तीसरा सवाल जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। पेपर में हमारे पास 15 मिनट का टाइम होगा, उस 15 मिनट के टाइम में हमने करना क्या है, पेपर को पढ़ना है। आंसर शीट तो हमारे पास होनी नहीं है, तो वहां से हमने अपने दिमाग में एक उसका बना लेना है इमेज कि भाई कितने कॉलम हमने बनाने। इस सवाल में कितने कॉलम बनेंगे बच्चों, 3। अगर हम अगला सवाल देखें तो सोच समझ के मुझे आपने जवाब देना है कि इस सवाल में कितने कॉलम बनेंगे। पहला बनेगा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का, दूसरा जनरल रिजर्व, तीसरा रिटेन अर्निंग, चौथा रीवैल्यूएशन सरप्लस, और कहीं पे देखो तो कितने बनेंगे, 5 कॉलम बनेंगे। सवाल देख के हमें आइडिया हो जाएगा कि कॉलम कितने बनाने हैं। क्लियर हो गया बच्चों? ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। अब हमने सवाल शुरू करना है। देखो हमने किस साल का मेन डाटा चाहिए, 2012 का, लेकिन कंपैरेटिव ईयर 2011 होगा कि 10 होगा, 2011 होगा। हमने सवाल 2011 से शुरू करना है। कहां से करना है, 2011 से। हम यहां पे लिखेंगे बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2011। बच्चों आपने पेपर में सवाल करना है तो जरा आप मुझे हेल्प करें। मैं देखता हूं कि आपको सवाल में से डाटा ढूंढना आता है कि नहीं आता। सवाल सुनिएगा, 1 जनवरी 2011 के दिन इस कंपनी का शेयर कैपिटल क्या था? यकम जनवरी 2011 वाले दिन इस कंपनी का शेयर कैपिटल क्या था? 7833 या 10340? क्या ये बात समझ आ रही है? ये गलती आपसे पेपर में होनी है अगर आपने सही तरह से डाटा ना देखा। बच्चों बड़ी आसानी से आप गलती कर सकते हैं। आपको नजर आ रहा है 2011 और नीचे बैलेंस नजर आ रहा है 10340, गलती हो जाएगी। बच्चों क्या ये साल के एंड के बैलेंस है? साल के एंड के बैलेंस, ये 31 दिसंबर 11 का बैलेंस है। ये वाला बैलेंस नहीं लिखेंगे हम, हमें चाहिए 1 जनवरी 11 का बैलेंस। तो बच्चों 31 दिसंबर 10 का जो बैलेंस होगा वो ही 1 जनवरी 2011 का बैलेंस होगा। ये पेपर में गलती होनी है, मैं भी बता रहा हूं। क्लियर है? तो 1 जनवरी 2011 को शेयर कैपिटल कितना लिखेंगे, 7833 लिख लेंगे। शेयर प्रीमियम की बात आई कि आपने कोई नहीं की, और अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट कितना है, 4508। तो ये 4508 आ जाएगा। क्या यहां तक की बात समझ आ गई है? सबसे पहले गलती यहां पे होनी है आपसे अगर आपने सही तरह से डाटा ना देखा। पहली लाइन सबको क्लियर है? ये पहला पॉइंट समझ आ गया? ओके। अब अगला पॉइंट ये है बच्चों, दूसरा पॉइंट प्रॉफिट फॉर द ईयर है, वो साल के एंड पे आएगा, वो देखेंगे बाद में। तीसरा पॉइंट है जी कैश डिविडेंड, बोनस डिविडेंड। ये आ गया हमारा असल सवाल, ये असल डब्बा है जो हमें तंग करेगा। अब कल जो हमने बातें की थी उसको जरा रिवाइज करो बच्चों। 2010 का फाइनल डिविडेंड 2010 में आएगा, 2011 में आएगा। हम किस तारीख पे खड़े हैं, जनवरी 11 में खड़े हैं। तो जनवरी 11 के बाद फरवरी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी। उस फरवरी की मीटिंग में 2010 का डिविडेंड डिस्कस होगा कि 11 का, 2010 का फाइनल के इंटरिम, फाइनल डिविडेंड डिस्कस होगा। तो बच्चों अगला सवाल, 2010 का ये जो डिविडेंड है ये 2011 में आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये इंटरिम है, ये 2010 में ही हो चुका होगा। 2010 का फाइनल डिविडेंड है यहाँ पे? नहीं है। ठीक है, कोई मसला नहीं।
2010 का इंटरिम डिविडेंड है? नहीं। 2010 का फाइनल डिविडेंड है? ये क्या, ये दो डिविडेंड कौन से हैं? एक कैश डिविडेंड है, एक बोनस डिविडेंड है। तो बच्चों बोनस डिविडेंड नजर आ रहा है? बच्चों कैश डिविडेंड में क्रेडिट क्या होता है? कैश डिविडेंड में तो क्रेडिट कैश होता है, लेकिन बोनस डिविडेंड में क्रेडिट क्या होता है? शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। क्या ये बात समझ आई है? कैश डिविडेंड में डेबिट क्या होता है? डिविडेंड डेबिट होता है, लेकिन बोनस डिविडेंड में डेबिट क्या होता है? डिविडेंड ही होता है। दोनों की डेबिट साइड पे कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा किस जगह पे है? क्रेडिट साइड पे है। कैश डिविडेंड में क्या पे करेंगे? कैश। लेकिन बोनस डिविडेंड में कैश है ही नहीं हमारे पास, तो हम क्या पे करेंगे? शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में इजाफा होगा कि कमी होगी? शेयर कैपिटल मार्केट में मजीद इशू किया है, मार्केट से शेयर कैपिटल पकड़ा नहीं है, मजीद शेयर कैपिटल मार्केट में इशू किया है, तो शेयर कैपिटल में इजाफा होगा। असल में मसला यह है कि कमी कहां पे होगी? कमी होगी हमारे शेयर प्रीमियम में, अगर तो पड़ा हुआ है। अगर शेयर प्रीमियम नहीं पड़ा तो किस में कमी होगी? रिटेन अर्निंग में कमी होगी। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा, ये 20%। अब अगला सवाल, सर ये परसेंटेज किसकी ले? नेट प्रॉफिट की कि शेयर कैपिटल की? कल मैंने आपको बताया था, आप हैं शेयर होल्डर, मैंने अनाउंस किया 20% डिविडेंड, आप शेयर होल्डर हैं, आप अपने पास पड़े हुए शेयर के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे या नेट प्रॉफिट के हिसाब से? सोचो, नेट प्रॉफिट का परसेंटेज लेंगे कि शेयर कैपिटल का? शेयर कैपिटल की परसेंटेज ली जाएगी, नेट प्रॉफिट की परसेंटेज नहीं ली जाएगी। स्टोरी समझ आई है? क्योंकि शेयर होल्डर अपने दिमाग में क्या चीज कैलकुलेट कर रहा है कि उसके पास कितने शेयर पड़े हुए हैं, उसका 20% वो ले रहा है। स्टोरी समझ आ रही है? उसको क्या लगे प्रॉफिट कितना पड़ा हुआ है, उसको ये है कि यार मेरे पास 15 शेयर हैं, तो 15 शेयर की वैल्यू ये बनती है, इसका 20% मुझे मिलेगा। ये 20% की बात शेयर होल्डर को बताई जा रही है, तो शेयर होल्डर के दिमाग में जो चल रहा है कंपनी को पता है। तो ये 20% शेयर कैपिटल का होगा कि नेट प्रॉफिट का होगा? ये शेयर कैपिटल का होगा, ये बात याद रखनी है आप। अच्छा जी बच्चों, तो 20% यहां पे 4508 का लें या 7833 का? 7833 का। क्या ये बात समझ आई है? यहां पे लिखेंगे बोनस डिविडेंड किस साल का? 2010 का बोनस डिविडेंड, ऐसे ही है? क्या आएगा बच्चों? 20% ले जरा। 1567। अच्छा, 1567, 1567। बच्चों डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? यहां पे एंट्री जरा बताइएगा। 1567, 1567। बच्चों क्या शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा? शेयर कैपिटल क्रेडिट होने का मतलब है जमा होगा कि माइनस होगा? जमा होगा। असल मसला ये है कि सर जी ये कहां जाएगा? 1567 ये दो जगह पे जा सकता है। पहली जगह कौन सी है? शेयर प्रीमियम। लेकिन सवाल में तो शेयर प्रीमियम अभी है ही नहीं, शेयर प्रीमियम का कॉलम तो जीरो है। तो फिर इसकी दूसरी लोकेशन क्या है? रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग में जमा होगा कि माइनस होगा? माइनस। यहां पे माइनस होगा, शेयर कैपिटल में माइनस कभी नहीं होगा। क्या ये बात समझ आई? हाँ जी, हमने क्या दिया है? डिविडेंड। डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज रिडक्शन ऑफ प्रॉफिट। याद आ रहा है? तो वो प्रॉफिट हमारा कम हो रहा है। क्या ये बात समझ आ गई है? 2010 का फाइनल डिविडेंड क्लियर है बच्चों? ये मीटिंग डेफिनेटली कब हुई होगी? फरवरी में हुई होगी, फरवरी मार्च में, ऐसे ही। अब बच्चों 2011 का डिविडेंड भी 2011 में आएगा कि नहीं आएगा? कौन सा आएगा, कौन सा नहीं आएगा? इंटरिम आएगा, फाइनल नहीं आएगा। ये फाइनल डिविडेंड कहां जाएगा? 12 में। वो वाला फाइनल डिविडेंड कहां जाएगा? 12 में। लेकिन इंटरिम डिविडेंड तो 2011 में ही आएगा ना। क्लियर? अगला सवाल बच्चों, ये 10% बोनस शेयर है कि कैश दिया है? बोनस। अब ये 10% 7833 का लेंगे या इन दोनों को टोटल करके लेंगे? बात समझ लगी है? हमने
इंटरम डिविडेंड दिया है, इंटरम डिविडेंड दिया है किस साल का? 2011 का। तो 2011 का इंटरम डिविडेंड बच्चों 7833 और 1567 दोनों को जमा करके देंगे। क्यों? क्योंकि ये मीटिंग हो रही है 2 अगस्त में, ये मीटिंग कब हुई होगी? फरवरी में। तो फरवरी में जब आपने इशू कर दिया, लोगों के दिमाग में 7833 वाली फिगर नहीं आ रही होगी, लोगों के दिमाग में इन दोनों का टोटल आ रहा होगा। सोचो जरा, तो वो इस टोटल का 10% लेंगे। 10% है कि 15% है? 10% है। तो 7833 प्लस 7833 प्लस 1567 का लेंगे कितने परसेंट? 10%। तो क्या आ जाएगा? 940 आ जाएगा। ये यहां पे जमा होगा तो यहां से क्या होगा? माइनस होगा। शेयर प्रीमियम में कुछ भी नहीं आ रहा। हाँ जी, 3 लाइनें समझ आ गई इस सवाल की। अगला पॉइंट जी है, तो डिविडेंड फिर कौन देगा? तो डिविडेंड क्यों देंगे? जिन्होंने डिविडेंड देना उनको नजर नहीं आ रहा रिटेन अर्निंग में कुछ नहीं पड़ा। अच्छा, हम सोच कर रहे हैं तो ऐसा बनाए कि बस बेड़ा ही गर्क हो रहा है। जब रिटेन अर्निंग है ही नहीं तो डिविडेंड अनाउंस कैसे हो सकता है? आउट ऑफ क्वेश्चन। सोचो। हाँ जी, हाँ तो तीसरी दफा नहीं पंगा लेंगे। डिविडेंड होता क्या है भला? डिविडेंड होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जब प्रॉफिट ही नहीं तो डिविडेंड ही नहीं। समझ आ गई? कंपनी बंद होती है तो हो जाए, शेयर होल्डर नाराज होता है तो हो जाए, जो चीज पड़ी नहीं है वो कहां से दे? तो जेब कहां से आएगी? अच्छा जी, इंटरम डिविडेंड समझ आ गया बच्चों। अब इसके बाद ये 15% इस साल में आएगा? नो। ये 10% इस साल में आएगा? नो। स्टोरी क्लियर? अच्छा जी, और ये राइट शेयर की बातें हो रही हैं 2012 में। हम कहां पे खड़े हैं? हम तो 11 में खड़े हैं, तो राइट शेयर की बात भी नहीं आएगी। लेकिन बच्चों एक मिनट के लिए सोचो, क्या इस साल कोई प्रॉफिट कमाया होगा? सोचो, क्या 2011 में कुछ कमाया होगा? कोई इनकम स्टेटमेंट बनाई होगी? कोई रेवेन्यू में से खर्चे माइनस हुए होंगे? क्या 2011 का प्रॉफिट आपको नजर आ रहा है इस लाइन में? ढूंढो जरा। 4944। क्या ये बात समझ आई है? क्या वाकई ये 2011 का प्रॉफिट है? ये 2011 का प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में जमा होगा। नेट प्रॉफिट ऑफ 2011। ये जरा देखो, मैंने आपको समझाया है कि रिटेन अर्निंग के बैलेंस में नेट प्रॉफिट क्या होता है? हर साल जमा होता है। नजर आ रहा है? तो नेट प्रॉफिट 2011 के साल में जमा हो जाएगा। इसके अलावा इस साल में कुछ नहीं रखा। क्या हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकते हैं? हाँ, हाँ। 2010 का कौन सा? देखो ना, सीधी सी बात है, ये बैलेंस कौन सा भला? 10 का क्लोजिंग की ओपनिंग? तो क्लोजिंग में 2010 का प्रॉफिट होगा ना? हाँ जी, जरा मुझे बताइएगा क्लोजिंग बैलेंस किसका? 6945। इसका 6945। और ये शेयर कैपिटल का 10,340। अब बच्चों जरा देखो चमत्कार, क्या ये 10,340 आपको नजर आ रहा है? क्या ये 6945 आपको नजर आ रहा है? ये 31 दिसंबर 11 का बैलेंस है। क्या हमारा आंसर इससे मैच हो रहा है? इसका मतलब है हमारा सवाल यहां तक ठीक है। ठीक हो गया? तो बच्चों इस सवाल में आधा सवाल आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि पेपर अगली दफा देना है कि इसी दफा पास है। आपको ये वैल्यू मैच अगर होगी मींस आप सही चल रहे हैं। ठीक है जी? तो ये 18 नंबर का सवाल है पुत्र।
हाँ जी, यहाँ तक तो दे ही देगा कुछ ना कुछ। बच्चों क्या हम कह सकते हैं, ये बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2011 है और यही बैलेंस 1 जनवरी 2012 है। सोच लो, समझ आ गई बात? अच्छा, अगला पॉइंट, वंस अगेन मुझे बताएं, अब 2000 अब प्रॉफिट आना होता है साल के एंड पे, ये बात याद रखिएगा, प्रॉफिट साल के एंड पे आएगा। पूरा साल क्या चलना है, डिविडेंड के मसले में। अब सोच समझ के जवाब देना। 2011 का फाइनल डिविडेंड 2012 में आना है। अब 2011 का फाइनल डिविडेंड कौन सा है? 15% किस चीज का डिविडेंड है? कैश का। इसमें क्रेडिट क्या होगा? कैश की शेयर कैपिटल का? कैश। अगला सवाल, ये 15% प्रॉफिट का लेंगे कि शेयर कैपिटल का? शेयर कैपिटल का। तो बच्चों शेयर कैपिटल आपके पास है 10,340। हमने कैश डिविडेंड की कैलकुलेशन करनी है 2011 की। शाबाश, बताएं 15% कितना आता है? 1551। तो ये 1551 मेरा रिटेन अर्निंग में से माइनस हो जाएगा, लेकिन क्या शेयर कैपिटल में कुछ आएगा? शेयर कैपिटल में क्यों नहीं कुछ आएगा? शेयर कैपिटल में क्यों नहीं कुछ आएगा? क्रेडिट कैश हुआ है, शेयर कैपिटल नहीं हुआ, इसलिए शेयर कैपिटल में कुछ नहीं आएगा। क्लियर है? लेकिन क्या रिटेन अर्निंग में भी कुछ नहीं आएगा? डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग में तो माइनस होना ही होना है। शेयर कैपिटल में आएगा या नहीं आएगा, इसका ताल्लुक किसके साथ है? तो भाई कैश दिया है कि शेयर कैपिटल दिया है? अगर कैश दिया है तो कैश जाएगा, अगर शेयर कैपिटल दिया तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। ऐसे ही है। 1551 सबको समझ आ गया? अगला सवाल बच्चों, एक और फाइनल डिविडेंड है 10%। ये कौन सा डिविडेंड है? कैश के बोनस? बोनस। तो ये 10% किसका लेंगे? 10340 का 10%। 1034। क्या मैं इसको बोनस डिविडेंड लिख सकता हूं 2011 का? तो 1034 इसमें से माइनस हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई? अगला पॉइंट बच्चों, हम पहुंचे हैं अभी, ये फाइनल डिविडेंड 2011 की बातें हो रही है ना, तो ये अभी इसका मतलब है 2011 का फरवरी का महीना चल रहा हो, फरवरी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होनी है क्या? हाँ जी, और चल तो 12 रहा है, लेकिन पॉइंट ये है कि फाइनल डिविडेंड कौन सा डिस्कस हो रहा होगा? 11 का फाइनल डिविडेंड फरवरी 2012 में डिस्कस हो रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग फरवरी में होगी, उसमें जो डिस्कशन होगी 2011 के डिविडेंड की होगी कि 12 की? अभी तो 12 का प्रॉफिट तो साल के एंड पे आना है, अभी 11 की डिस्कशन हो रही है। क्या ये बात समझ आ गई? ये मीटिंग हमारी हुई क्लोज। अब 2012 का इंटरिम डिविडेंड अगस्त में डिस्कस होगा। सोच लो जरा, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि इंटरिम डिविडेंड या बोनस वाज डिक्लेयर्ड एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ हाफ ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स। मतलब जून में हाफ ईयरली अकाउंट्स बने होंगे, जुलाई का महीना ऑडिटर ने उनको इन्वेस्टिगेट किया होगा, और अगस्त के महीने में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई होगी। 5%। तो बच्चों ये 5% सोच समझ के जवाब देना, किसका 5% लेंगे? $10,340 में 1,034 को जमा करेंगे। जमा कर लिया, क्या बच्चों 10340 जमा 1034 का 0.05 569 आंसर आ जाएगा कि नहीं? और 569 यहां से माइनस हो जाएगा। समझ आ गई बात?
पैसे मिले नहीं है यार, क्या बंदा तेरे, क्या शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है जब शेयर इशू करते हैं? तो ऊपर भी क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, ये भी क्रेडिट बैलेंस है, ये भी क्रेडिट बैलेंस है, अब क्या करें? इशू करता है, तो जब शेयर इशू होता है, शेयर बढ़ता है कि कम होता है? तो फिर तो यार मुफ्त में शेयर इशू किए ना, मुफ्त में शेयर इशू किए, नुकसान हुआ, वो नुकसान कहां से हम एडजस्ट कर रहे हैं? वहां से माइनस कर रहे हैं ना। हमारे पास यार रिटेन अर्निंग का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि पैसे पड़े हैं। रिटेन अर्निंग का आंसर है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, याद करो। उसमें हो सकता है कि ऐसी इनकम भी रिकॉर्ड की हो जिसके पैसे ना मिले हो। सोचो, सेल्स रेवेन्यू से मेरी रिटेन अर्निंग में इजाफा होता है कि कमी होती है? इजाफा। क्या सेल्स रेवेन्यू उधार पे चीजें बेच के भी आ सकता है? डेटर को उधार पे चीजें बेची होंगी, सेल रिकॉर्ड की, पैसे तो आए कोई नहीं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट हो पैसे ना हो? सोचो, हो सकता है ना? हाँ जी, अच्छा तुम्हें पैसों की टेंशन है? अच्छा, सही है। अच्छा जी, और हौसला। इंटरिम डिविडेंड 2012 का समझ आ गया बच्चों? इंटरिम डिविडेंड 2012 का किस महीने में डिस्कस हो रहा होगा? अगस्त के महीने में तकरीबन, ऐसी है बच्चों। अगला पॉइंट ये है, नवंबर में क्या हुआ? 30 नवंबर 2012 को कहता है जी, राइट शेयर वर इशूड ऑन 30 नवंबर 2012 इन द रेशियो ऑफ 4 राइट शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। क्या अंग्रेजी कह रहा है? क्या मुझे कुछ समझा सकते हैं कि क्या कह रहा है? जिसके पास 5 शेयर हैं उसको 4 शेयर दिए जाएंगे मुफ्त में। हाँ जी, अब बताओ, 18 रुपए का बेचना है। The right share were made at 18 पर शेयर। अब अगला जो मसला है वो ये है बच्चों, मुझे बताना इन तीनों को टोटल करके आंसर क्या आता है? 11,943। अच्छा, 11943। बच्चों सोच समय के जवाब देना। आप 90% चांस है कि आप गलत जवाब दें। ये 11,943 नंबर ऑफ शेयर है कि रुपीस है? आवाज नहीं आई। रुपीस है कि नंबर ऑफ शेयर है? आवाज नहीं आई। नंबर ऑफ शेयर्स। अब जरा गौर से देखना बच्चों, अगर ये नंबर ऑफ शेयर जमा हो रहे हैं तो क्या प्रॉफिट में से भी नंबर ऑफ शेयर माइनस हो रहे हैं? ये सारी बातें जो हमने यहाँ पे की, नंबर ऑफ शेयर खेल रहे हैं हम। सोच लो, क्या ये 7833 नंबर ऑफ शेयर थे? क्या ये 1567 नंबर ऑफ शेयर थे? अगर तो ये नंबर ऑफ शेयर थे तो फिर वो रिटेन अर्निंग में से नंबर ऑफ शेयर क्यों माइनस हो रहे हैं? सोचो, क्या ये 940 नंबर ऑफ शेयर है? अगर तो ये शेयर है तो 940 वहां से क्यों माइनस हो रहे? वो तो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट में से नंबर ऑफ शेयर क्यों माइनस हो रहे? तो बात समझ आ रही है बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि 11943 ये शेयर कैपिटल है इन रुपीस, ये नंबर ऑफ शेयर नहीं है, ये रुपीस है। क्या ये बात समझ आ गई? नहीं समझ आई। अगला पॉइंट बच्चों, एक शेयर कितने का है? सवाल में कहीं पे बताया हुआ है। अब बच्चों अगर मैं 11943 को 10 पे डिवाइड कर दूं तो 1194.3 आंसर आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये नंबर ऑफ
शेयर्स बन जाएंगे। सोचो, जब राइट शेयर की कैलकुलेशन करनी है बच्चों, अगली गलती आपसे ये होनी है, आप 11943 के साथ कैलकुलेशन कर रहे होंगे, जो कि गलत आंसर है। कभी भी 11943 को यूज नहीं करना। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर निकालना, क्योंकि उसने कहा है कि 5 शेयर जिसके पास है उसको कितने शेयर देने हैं, 4। तो उसने 5 शेयर की बात की है, 5 रुपए की बात नहीं की। तो हमें क्या चाहिए, रुपीस चाहिए कि शेयर चाहिए? हमें शेयर चाहिए। तो जो बैलेंस होगा उससे पहले क्या बनाएंगे, जब तक शेयर नहीं बनाएंगे हमारी कैलकुलेशन सही नहीं होगी। ये बात समझ आ गई। 1194.3 हमारे पास अब क्या आए हैं, शेयर आए हैं। अब सोच समय के जवाब देना बच्चों। जिसके पास 5 शेयर हैं उसको कितने राइट शेयर मिलेंगे, 4। तो जिसके पास 10 होंगे उसको 8, जिसके पास 15 होंगे उसको 12, तो जिसके पास 1194.3 होंगे, अब सारे चुप कर गए, दो जवाब। क्या करें, चैप्टर नंबर 1 Q1 रेशियो प्रोपोर्शन 298 गलत है, 955। बच्चों कैसे करेंगे, 1194.3 को 5 पे डिवाइड करें और 4 से मल्टीप्लाई करें। वन 194.3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्या आंसर आता है, 955.44। बच्चों ये 955.44 सबको समझ आ गया। बच्चों जो शेयर आपको दिए गए हैं उसको उसी के प्रोपोर्शन से डिवाइड करेंगे, और जो शेयर आपने फाइंड करने हैं उसकी प्रोपोर्शन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा जी, 955.44 जो हमारा आंसर आया है बच्चों, क्या ये रुपीस है या शेयर्स है? ये 955.44 शेयर्स हैं, ऐसी है। अब हमने देखना ये है कि हमने शेयर बेच के कितना पैसा कमाया। बच्चों एक शेयर हमने 18 रुपए का बेचा, तो बच्चों 955.44 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैश आ जाएगा 17197.92। सोच लो, 17197.92 चेक कर लो, क्या इतना कैश इकट्ठा हुआ होगा? बच्चों शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम क्या हमें हर एक शेयर का 8 रुपए बचत हुई है? तो 955.44 शेयर में से 8 रुपए के हिसाब से कितनी बचत हुई है, कितना गेन हुआ है? 7643 चेक कर लो, 7643.52 क्लियर सबको? तो बच्चों शेयर कैपिटल मेरा शेयर कैपिटल क्या 10 रुपए से ही क्रेडिट होगा? आंसर बताएं। 9554.4। बच्चों अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो 7644 हो जाएगा, और इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो 9554 ही रहेगा। ऐसे ही है बच्चों, कैश का मेरे सवाल से कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो बना रहा हूँ इक्विटी के कंपोनेंट्स, तो कैश तो मेरा एसेट होता है, ये तो मेरा जाएगा बैलेंस शीट की दूसरी तरफ, एसेट वाली साइड पे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या मुझे शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम से कोई लेना देना है? शेयर कैपिटल में बच्चों इजाफा होगा कि कमी होगी? क्या मजीद शेयर इशू किए हैं? तो 9554 यहाँ पे लिखा जा सकता है,
9554 सोच लो। और मेरा शेयर प्रीमियम भी इजाफा हुआ 7644। क्लियर हो गया? लेकिन मेरे रिटेन अर्निंग में कुछ चेंज आएगा? रिटेन अर्निंग में कोई नहीं चेंज आएगा। राइट शेयर इशू की है मैं, याद रखनी स्टोरी समझ आ गई बच्चों। ये नवंबर की बात है। कब की बात है? नवंबर की बात है बच्चों। नवंबर के बाद आना है दिसंबर। नवंबर के बाद क्या आना है? दिसंबर। तो दिसंबर 2012 में हमारा प्रॉफिट कितना आया? 5090। क्या यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखा जा सकता है? 5090। क्लियर हो गया? और इसमें कुछ आएगा प्रीमियम क्या? ओए अल्लाह के बंदो, ये जो 7644 है ये बेसिकली क्या चीज है? तो ये शेयर प्रीमियम में लिखेंगे। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। 5090 इधर आ जाएगा बच्चों। बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2012 आ जाएगा। हाँ जी, आंसर निकालें। 10340 प्लस 1034 प्लस 569 21497। क्लियर? 7644 ही आएगा इसका आंसर। क्या आंसर आएगा? 8881। चेक कर ले, शाबाश। तो क्लियर है सबको? वेरी गुड बच्चों। ये सवाल हमारा 100% कंप्लीट हो गया है। क्या हम ये सवाल कर सकते हैं? हाँ जी, ये हो गया है। यकीन नहीं आ रहा है? हाँ, टैक्स की बात नहीं होगी सवाल में। टैक्स का कोई लेना देना नहीं था। और ऊपर क्या है? ऊपर कौन सी बात रह गई है मुझे बता दो। अच्छा, शाबाश शाबाश। क्या ये कर नहीं लिया हमने? यकीन नहीं आ रहा ना, मतलब यकीन नहीं आ रहा है, मतलब कैसे हो गया सवाल? बच्चों ये 5% और ये 10% यूज नहीं हुआ, ये किधर गया? ये 2012 का फाइनल है, ये 2013 में जाना है। ऐसे ही ठीक है नहीं बच्चों? एक सवाल मैंने किया है, क्या एक सवाल आप कर सकते हैं? चलो शाबाश करो है? चलो ये आपका होमवर्क है, ये आपने घर जाके करना है। कल इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कशन होगी। चलो जी बच्चों, करो फैसला करो। पढ़ना है और क्या करना है?